इंडिया अलायंस की ये महत्वपूर्ण बैठक जो है वो अशोका होटल में शुरू हो गई है। तमाम बड़े नेता वहां पहुंच गए हैं और आपको ये भी बताएं कि इस बैठक के अंदर कई महत्वपूर्ण चीजें तय होनी है। सबसे महत्वपूर्ण जिसमें से ये है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। महत्वपूर्ण एजेंडा है इस बैठक का। सीट शेयरिंग किस तरह से होगी, किस रीजनल पार्टी को, किस क्षेत्रीय दल को कितनी एक तरह से प्राथमिकता दी जाएगी, ये इस बैठक में तय होगा। किस फॉर्मूले के आधार पर इस सीटें बटेंगी, ये तय होना है। कन्वीनर कौन होगा, संयोजक कौन होगा, इसको लेकर भी चर्चा होनी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ये भी कह चुके हैं कि कोई चेहरा तो होना चाहिए जो संयोजन का काम करे, समन्वय का काम करे। और ये तस्वीरें भी देखिए हम अंदर की आपको दिखा रहे हैं। बैठक जो है शुरू हो गई है, तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंच गए हैं, अपनी जगह ले चुके हैं। 26 दल इसमें शामिल हैं। सामने जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इसमें सोनिया गांधी मौजूद हैं, एम.के. स्टालिन इस बैठक में मौजूद हैं, राहुल गांधी बैठक में मौजूद हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हुए हैं, तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, और लालू प्रसाद यादव इस बैठक में मौजूद हैं। तो तमाम बड़े चेहरे देखिए, अखिलेश यादव हैं, राम गोपाल यादव हैं, साथ साथ आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव को भी, और उद्धव ठाकरे भी इस बैठक में शामिल हैं। कुल मिलाकर 26 दलों के जो प्रमुख हैं वो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और आज काफी कुछ तय हो जाएगा। इसका एजेंडा क्या है, इसका एजेंडा क्या है ये भी आपको समझना चाहिए कि आज जो पटना, बेंगलुरु और मुंबई के बाद दिल्ली की बैठक है, इसमें सीट बंटवारे पर कांग्रेस अड़ियल नहीं होगी। ये अंदर से खबर मिल रही है कि कांग्रेस अड़ेगी नहीं सीट बंटवारे के मामले पर। सिर्फ मोदी हटाओ ही एजेंडा नहीं होगा, इसके अलावा भी वैकल्पिक एजेंडे पर भी बात की जाएगी। सिर्फ एक बात नहीं कि मोदी हटाओ ही एजेंडा है, वैकल्पिक एजेंडा क्या होगा उस पर चर्चा होगी। संयुक्त रैली का आज ऐलान संभव है कि इंडिया अलायंस की संयुक्त जो रैली है वो कहां पर और कब आयोजित की जाएगी। बदले हालात में आम आदमी पार्टी, टीएमसी और समाजवादी पार्टी पर नरम रुख रखा जा सकता है कांग्रेस की ओर से, क्योंकि विधानसभा चुनावों में सकारात्मक परिणाम नहीं मिले। इसके साथ साथ जानकारी है कि दिल्ली और पंजाब में सीटों पर आम आदमी पार्टी के साथ लचीला रुख संभव है। गठबंधन के सभी दलों को अलग अलग जिम्मेदारी संभव है। आज की बैठक में संयोजक के नाम पर भी विचार होगा। सीट बंटवारे पर कांग्रेस के 5 नेता बात करेंगे, उनके नाम भी तय कर दिए गए हैं। कांग्रेस ने नेशनल अलायंस कमेटी का गठन कर दिया है, जिसमें 5 नेताओं के नाम हैं, और ये पांचों नेता सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा करेंगे कि सीट शेयरिंग किस आधार पर होगी, क्या वो फॉर्मूला होगा जिसके आधार पर सीटें बटेंगी। एक बार फिर से हम चल रहे हैं रवि त्रिपाठी के पास। रवि, ये काफी महत्वपूर्ण है जो अंदर की जानकारी आ रही है कि क्या इस बार लचीला रुख अपना सकती है कांग्रेस पार्टी, विशेष रूप से आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और टीएमसी के साथ। नहीं, अपना नहीं सकती है, अपनाना ही पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस के पास भी बहुत सारे ऑप्शन नहीं है, कांग्रेस को लचीला रुख अपनाना ही पड़ेगा। और अगर आप गौर करें बाकी गठबंधन की, देखिए देश में जो बड़े अलायंस हुए और बड़ी सरकारें गई, जैसे इंदिरा गांधी के समय में एक अलायंस हुआ जिसमें जनता पार्टी बनी, जिसमें बीजेपी भी थी, लेफ्ट के लोग भी थे, तमाम पार्टियां थी, जनता पार्टी भी थी, उस समय जनसंघ हुआ करता था। उस समय किस तरह से अलायंस हुआ, किस तरह से लोगों ने अपने स्वार्थ को छोड़कर सिर्फ अपना उसमें मर्ज हुए, सब एक पार्टियां मर्ज हुई, साथ साथ अलायंस हुआ, सीटें डिक्लेयर हुई और फिर आप सत्ता में आते। उसी तरह 89 में जब राजीव गांधी की सरकार, जो 400 से ज्यादा सीटों वाली सरकार थी, उस समय एक अलायंस होता, उसमें भी लेफ्ट राइट तमाम पार्टियों ने समझौता किया, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बना और उसके बाद सरकार में आप आते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़े पेड़ को गिराने के लिए, चाहे बड़ी पार्टी जो होती है उसको रास्ते से हटाने के लिए आपको अलायंस करना पड़ेगा और कांग्रेस को इसमें झुकना पड़ेगा। कांग्रेस को अब जो है जिद दिखाने पर नुकसान हो जाएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी को यह तय करना होगा कि कितने सीटों पर उनको अकेले चुनाव लड़ना है, 200 सीटों पर, 150 सीटों पर, 250 सीटों पर, और कितनी सीटों पर उनको अलायंस को देना है। जैसे आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश की बात की, तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ कांग्रेस के पास 1 सीट है। अब समाजवादी पार्टी उनको 1 से ज्यादा 5 दे सकती, 7 दे सकती है, 8 दे सकती है। कितना समाजवादी पार्टी के पास भी बहुत ज्यादा सीटें नहीं, आप जान रहे हैं। बसपा के साथ अलायंस में पिछली बार समाजवादी पार्टी थी तो उनके पास भी कुछ सीटें आई थी। तो कहीं ना कहीं इसी तरह बिहार में कांग्रेस के पास सिर्फ 1 सीट है पूरे अलायंस में, चूंकि उस समय जेडीयू और बीजेपी का अलायंस हुआ था। 39 सीटें जीते थे दोनों मिला जुला के, 1 सीटें किसी के पास, आरजेडी के पास 1 भी सीट नहीं थी लोकसभा की, 1 सीट सिर्फ और सिर्फ गई तो कांग्रेस के खाते में गई। बंगाल में कांग्रेस के पास 2 सीट है, तो कांग्रेस के पास भी बार्गेन करने की बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। कांग्रेस को झुकना पड़ेगा और इस गठबंधन
गठबंधन को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस को ही एक फार्मूला बनाना पड़ेगा। जैसे 5 बड़े नाम लिए गए हैं तो 5 सीनियर नेताओं के नाम है, जो जाकर बात करेंगे बाकी नेताओं से क्या फॉर्मूला होगा। जैसे मैंने कहा कि 428 ऐसी सीटें हैं जिसको चिन्हित किया गया, जहां सिंगल कैंडिडेट दिया जाए, हर पार्टी से पूरे अलायंस से एक कैंडिडेट होगा। तो ऐसी जो सीटें हैं उसको चिन्हित करना, उनके नाम तय करना, पार्टी तय करना, आम सहमति बनाना, और साथ साथ आपने ज्वाइंट रैली की बात कही, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ज्वाइंट रैली वाली, क्योंकि यहीं शरद पवार के घर पे मीटिंग हुई थी और ज्वाइंट रैली का डेट तय हो गया था, जगह भोपाल तय हुआ था, लेकिन वो रैली नहीं हो पाई। इसलिए नहीं हो पाई कि कमलनाथ ने मना कर दिया वहाँ रैली करने से। उनको लगा कि चुनाव में इसका नुकसान हो सकता है, सनातन धर्म का मुद्दा उस समय आ गया। और यहाँ साथ साथ ये भी रखना पड़ेगा ध्यान कि अलायंस पार्टनर्स के बीच में बयानबाजी ना हो गलत, जिसका नुकसान हो। जब अगर सनातन धर्म का मुद्दा डीएमके उठाएगा तो पूरे अलायंस को नुकसान होगा। अगर समाजवादी पार्टी कोई बात ऐसी करती है जो हिंदू धर्म के खिलाफ हो तो उसका अलायंस को नुकसान होगा। तो ये भी ध्यान रखना होगा कि किस तरह के बयान आप दें। साझा बयान देने के लिए एक टीम बनाई गई थी, एक मीडिया कोऑर्डिनेशन की टीम बनाई गई थी। तमाम सारी बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जाके गठबंधन कुछ लड़ाई में आ पाएगा। बार बार चर्चा हो रही कि वो तय होगा, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ये भी तय हो जाएगा कि किन विषयों को नहीं छूना है, किन विषयों को छूने से नुकसान हो सकता है। राहुल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और राहुल, इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की शायद जरूरत इसलिए भी है क्योंकि बीते चुनाव में ये जो बिखराव नजर आया, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की जो बयानबाजी हुई, उससे ऐसा लगा कि देखिए ये सिर्फ मोदी हटाओ का एजेंडा लेकर चलने वाले दल हैं। और क्या इसीलिए अंदर चर्चा ये भी है कि एक वैकल्पिक एजेंडे पर भी चर्चा होगी? सिर्फ एक नारा जो कहते हैं कि नहीं मोदी को हटाना है इसलिए साथ आए हैं, इससे बात बनेगी नहीं। राम, सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें हठ धर्मिता जो है वो कहीं ना कहीं छोड़नी पड़ेगी कि मैं इस अलायंस में सबसे बड़ा हूँ तो मैं इनको ये सीट नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे मजबूत हूँ तो इनको यहाँ पर नहीं दूंगा। यदि आपको अलायंस लेकर के चलना है तो सीएमपी के तहत ही चलना होगा, उसमें सीट शेयरिंग के साथ साथ में एक कॉमन एजेंडे पर ही यहाँ पर चलना होगा। सीट शेयरिंग में क्योंकि आपने देखा था मध्य प्रदेश में जिस तरीके की तल्खियां देखने को मिली थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, ज़बानी जंग अखिलेश यादव और कमलनाथ के बीच में भी ज़बानी जंग देखने को मिली थी। इसका आपने नतीजा भी देखा कि वहाँ पे समाजवादी पार्टी ने केवल 6 सीटें मांगी थी और उसमें यदि कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाते हुए वहाँ पर दिया रहता, विधानसभा में भी यदि इस तरीके का अलायंस हुआ रहता, क्षेत्रीय दलों के साथ भी यदि अलायंस हुआ रहता इंडिया गठबंधन का, तो यहाँ कहीं एक जो अभी इस समय नतीजा है उससे एक इतर कोई नतीजा आने का संभावना व्यक्त की जा सकती थी। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ज़बानी जंग देखने को मिली, सीट शेयरिंग को लेकर के जिस तरीके से आमने सामने दिखाई दिए, ये एक बड़ा जरूर वो कहा सकता है। हालांकि ये लोग कह रहे थे कि विधानसभा के लिए अलायंस नहीं है, लोकसभा के लिए यहाँ पर अलायंस किया गया है। लेकिन यदि आप लोकसभा में ही आप जा रहे हैं, आप लोकसभा में जा रहे हैं तो वहां पे सीट शेयरिंग को आपको देखना ही होगा। और बिल्कुल, सीट शेयरिंग काफी महत्वपूर्ण है, या ये कहिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अंजलि। और उसके लिए जो एक कमेटी बनाई है जिसमें 5 नेता हैं, जिसमें अशोक गहलोत हैं, भूपेश बघेल हैं, मुकुल वासनिक हैं, इनके अनुभव का फायदा क्या मिलेगा? बिल्कुल, देखिए ये कांग्रेस की ओर से ये कमेटी जो है ये नेशनल अलायंस कमेटी बनाई गई है और इसमें तमाम, जैसा आपने कहा कि वरिष्ठ नेता हैं जिनको बहुत एक्सपीरियंस है, अनुभव है। और पहले भी आप देखें कि जिन अलग अलग घटक दलों से इनको अलायंस के लिए बातचीत करनी है, इसका मुख्य जो कि कैसे घटक दल हैं उनके बीच में सहमति बनाई जाए। कांग्रेस की ओर से यही वो लोग होंगे जो लीड करेंगे इन तमाम चीज़ों को। तो ऐसे में अशोक गहलोत की आप बात कर ले, भूपेश बघेल की बात कर ले, मुकुल वासनिक, के तमाम संगठन से जुड़े नेता रहे हैं, अलग अलग दलों में भी इनके अच्छे संबंध रहे हैं, अलग अलग दलों के राजनेताओं से अच्छे संबंध रहे हैं। तो देख सकते हैं कि जिस तरह से ये 5 लोगों की कमेटी का गठन किया गया है, तो सभी से आगे किस तरह से मेल जोल बढ़ाकर, तालमेल बिठाकर आगे बात रखी जाएगी, कैसे अलग अलग सीटों पर, चूंकि सबसे बड़ी दिक्कत जो होगी वो यही होगी कि आखिर कहां पर किस पार्टी का होल्ड ज्यादा है, तो वहां कांग्रेस को किस तरह से करना पड़ेगा, तो इन पर अमल करना पड़ेगा, जिसको लेकर ये तमाम लोग जो हैं वरिष्ठ नेता हैं ये ध्यान देंगे और यही अब बात जो है कांग्रेस की ओर से ये लोग ही बातचीत को आगे रखेंगे। जी बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जिस बात विषय में अंजलि आप कह रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमने रवि ये देखा है कि नेता जो है एक ही पार्टी के अंदर दूसरे कैंडिडेट को टिकट मिल जाए तो बगावत कर लेते हैं और बागी होकर चुनाव लड़ जाते हैं। तो जो बड़े नेता साथ में बैठेंगे, जाहिर बात है कि राजनीति सबकी जुड़ी हुई होती है, 2-3 पार्टियों को होल्ड करने पड़ेंगे अपने कैंडिडेट या अपनी लीडरशिप को। क्या ये मैनेजेबल होगा? क्या इसका प्रबंधन भी करके चलना पड़ेगा?
बिल्कुल बिल्कुल इसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि किस तरह से आपके बागी ना खड़े हो। देखिए कई बार होता है कि आपने चुनाव तो नहीं लड़ा, लेकिन आपका कैंडिडेट आप ही के पार्टी का आदमी बागी खड़ा हो गया और बागी खड़ा होकर इतना नुकसान कर गया कि आपके कैंडिडेट को उसने हरा दिया। तो इस स्थिति से भी आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा कि जो कैंडिडेट आप आम सहमति से तय करें उस पर एक मुहर लगे सारे अलायंस का। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो बिहार की बात करें तो अलायंस पार्टनर से बात करके उन कैंडिडेट्स को आपको तय करना पड़ेगा, उनसे आम सहमति बना के करना पड़ेगा। अगर बिना सहमति कि आपने कैंडिडेट दे दिया और उनको लगता है कि ये कैंडिडेट गलत आपने दिया है तो हो सकता है बागी वहां खड़ा हो जाए। तो कहीं ना कहीं इस बात को फॉर्मूला एक बनाकर, चूंकि देखिए सीनियर नेता अशोक गहलोत हैं, उनको पूरे देश की राजनीति के बारे में बहुत बढ़िया समझ है। वो संगठन मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के संगठन मंत्री रह चुके हैं, संगठन महामंत्री रहे, तो उनको देश की राजनीति के बारे में पढ़ा। बघेल मुख्यमंत्री रहे इसलिए उनको अच्छी जानकारी है, ओबीसी लीडर है। तो कहीं ना कहीं इनकी अनुभव का फायदा उठाते हुए कैसे आपको अपने आप को थोड़ा सा नीचे रखकर, झुकाकर बिल्कुल अब ये देखना है कि अंदर क्या होगा। अनुमान तो कई लगा सकते हैं और जो इंडिया अलायंस को पसंद करने वाले लोग हैं वो लोग भी ये उम्मीद करेंगे कि कुछ सकारात्मक निकले और अच्छा कंटेस्ट हो पक्ष और विपक्ष के बीच में। ये अब जरूर देखना होगा कि किन बातों पर मोहर लगती है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी न्यूज़।